This is lecture number 10 of wave motion, and in this part we are going to talk about some questions जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आइए उस कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करते हैं। डन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बहुत सारा लूप बनता है, राइट, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ लूप्स जो बन रहे हैं वो पी लूप्स बन रहे हैं, तो इन पी लूप्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं वो होता है p अपॉन 2l रूट अंडर t अपॉन म्यू। अगर एक लूप है तो उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बुलाएंगे तो p के जगह पे 1 लेंगे। अगर 5 लूप हैं तो वहां p के जगह पे हम 5 लेंगे। डन, इतना समझ में आया। सिमिलरली ये जो रूट अंडर t बाई म्यू है इसको आप वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग बुलाते हैं। इसके अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, डेंसिटी के टर्म्स में, मास पर यूनिट म्यू, मास पर यूनिट लेंथ के टर्म में, तो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, वो भी हम देखेंगे भी। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पी के टर्म्स में, जनरल फॉर्मूला इसको बुलाते हैं। अब जितने लूप्स बनेंगे आपको पता है उतना ही हार्मोनिक होगा और उतना ही एंटीनोड होगा। सो जितने नंबर ऑफ लूप होंगे उतना ही हार्मोनिक बनेगा, उतना ही एंटीनोड बनेगा। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज यूज हो सकता है कि जैसे 5 एंटीनोड बना, तो 5 एंटीनोड कहने का मतलब नंबर ऑफ लूप 5 हो गए। नंबर ऑफ लूप 5 हो गए, पी के जगह पे 5 रखिएगा तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली अलग अलग जब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो यहां से फ्रीक्वेंसी टेंशन के रिस्पेक्ट में, रेडियस ऑफ वायर के रिस्पेक्ट में, डेंसिटी और स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में आ जाता है। एक और होता है कि हार्मोनिक और ओवरटोन में रिलेशन, हार्मोनिक इज इक्वल टू ओवरटोन प्लस 1। नंबर ऑफ ओवरटोन अगर m है तो नंबर ऑफ एंटीनोड बुलाते हैं m प्लस 1, नंबर ऑफ नोड बुलाते हैं m प्लस 2। आइए इसके ऊपर बेस्ड पहले एक और बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वो कॉन्सेप्ट है आपके पास सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट। देखिए सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, ये आपके पास साउंड बॉक्स होता है। इस साउंड बॉक्स पे 2 क्लैंप लगाते हैं, इसको B1 और B2 कहते हैं, इसको ब्रिज बुलाते हैं B1 और B2 को। यहां से वायर को इस क्लैंप से हम फिक्स करते हैं और यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क से हम एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराते हैं और यहां से रस्सी में हम एक वेट कनेक्ट करते हैं ताकि रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस हो। डन। और B1 और B2 जो ब्रिज है, इसको हम जो ब्रिज बुलाते हैं, इसके बीच का जो लेंथ है उसको एक्सपेरिमेंटल लेंथ बुलाते हैं। अब देखिए यहां से आपको 2 टर्म पता होना चाहिए बस। सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट को समझने का सिर्फ एक ही फंडा है, 2 टर्म आपको पता होना चाहिए। 2 टर्म क्या है? वो 2 टर्म है, एक तो प्लग डिस्टेंस और एक टच या सपोर्ट डिस्टेंस। देखिए प्लग डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से सुनिए। प्लग डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंटीनोड फ्रॉम एंड पोजीशन। यानी कि मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में बोला कि सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट में प्लग डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज दिया गया कि प्लग डिस्टेंस इन सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट इज 25 सेंटीमीटर। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकालिएगा? आप निकालिएगा कि जो फर्स्ट एंटी नोड का पोजीशन है, डिस्टेंस है एक एंड से, वो है 25 सेंटीमीटर और ये होता है L अपॉन 2P के बराबर। L क्या है? लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर। P क्या है? कितने लूप्स बन रहे। तो आप क्या करिएगा, L अपॉन 2P को 25 सेंटीमीटर के इक्वल करिएगा। लेंथ आपको क्वेश्चन में देगा, जैसे सोनोमीटर वायर का लेंथ 1 मीटर, तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ लूप मिल गया। नंबर ऑफ लूप जैसे ही मिल गया तो आपको नंबर ऑफ हार्मोनिक मिल जाएगा, नंबर ऑफ एंटी नोड मिल जाएगा। आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको टर्म समझ में आना चाहिए कि प्लग डिस्टेंस किसको कहते हैं। सिमिलरली एक होता है टच या सपोर्ट डिस्टेंस। जैसे प्लग डिस्टेंस होता था डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटी नोड फ्रॉम वन एंड इज इक्वल टू L अपॉन 2P। सिमिलरली टच या सपोर्ट डिस्टेंस होता है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नोड फ्रॉम एंड पोजीशन, जो कि L अपॉन 2P के बराबर आता है। तो सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट से आपको यही 2 रिजल्ट आना चाहिए, एक तो प्लग डिस्टेंस, एक टच या सपोर्ट डिस्टेंस। प्लग डिस्टेंस एंटी नोड का पोजीशन है एक एंड से L अपॉन 2P के बराबर। टच या सपोर्ट डिस्टेंस नोड का डिस्टेंस है एक एंड से L अपॉन P के बराबर। आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपको एक चीज करना है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करना है, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में आपको बोला है कि अ स्टैंडिंग वेव हैव 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स between distance of 1.2,
1 एंगस्ट्रॉम, फाइंड इट्स वेवलेंथ। देखिए जैसे ही आपको 2 एंटीनोड बोला तो मैंने आपको बताया था कि जितना लूप बनेगा उतना ही एंटीनोड बनाएगा, उतना ही हार्मोनिक्स बनेगा। डन। तो अगर 2 एंटीनोड बन रहा है तो यानी लूप कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो देखिए हमने 2 लूप बनाया। अब ये जो एक लूप में इस पॉइंट को नोड बुलाइएगा और इस पॉइंट को नोड बुलाइएगा, और आपको पता है नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, लेकिन नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। सिमिलरली एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस λ/4 होता है। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो हमने 2 लूप बनाया, एक लूप का λ/2, 2 लूप का λ/2, टोटल लेंथ है 1.21, यानी 2 λ/2 इक्वल टू 1.21। आपके पास लैम्डा का वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास एक 1 मीटर का वायर है जो स्ट्रेच्ड है, यानी कि स्ट्रेच्ड वायर है, यानी सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट आपको जनरली दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको बोला इस वायर का जो म्यू है वो है 0.5 ग्राम पर मीटर। इसको हम SI यूनिट में चेंज करेंगे, यानी 0.5 किलोग्राम पर मीटर में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बोला जो रोप में टेंशन है वो है 20 न्यूटन, और आपको एक क्वेश्चन में सेंटेंस बोला है इफ इट इज प्लग्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो जैसे ही आपको ये सेंटेंस मिला, इसका क्या मतलब निकालिएगा? हाँ, सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंटीनोड फ्रॉम एंड पोजीशन यही होता है प्लग डिस्टेंस, जो L/2P के बराबर आता है, यानी 25 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे 1/4 मीटर L/2P के बराबर। तो यहां से देखिए P जो है नंबर ऑफ लूप आ गया 2। अब जैसे ही नंबर ऑफ लूप आ गया, तो नंबर ऑफ लूप अगर 2 आ गया तो आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोड एमिटेड बाय इट। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का होता है P/2L वेलोसिटी ऑफ वेव इन द रोप, जो कि अलग अलग फॉर्मूला होता है। अभी हम यूज कर रहे हैं √T/μ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको T और म्यू गिवन है। P के जगह पे आप 2 डालिएगा, लेंथ के जगह पे आप 1 मीटर डालिएगा, टेंशन के जगह पे ये, म्यू के जगह पे ऐसा यूनिट वाला आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक स्ट्रिंग का मास डेंसिटी आपको गिवन है इतना। मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। आपको क्वेश्चन में स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो भी वैल्यू गिवन है, और बोला है कि स्ट्रिंग जो है दोनों तरफ से फिक्स्ड एंड पे कनेक्टेड है, और बोला कि स्ट्रिंग का जो वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी है वो 375 हर्ट्ज है, और उसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज है। तो आपसे पूछा है फाइंड मास ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए मास ऑफ द स्ट्रिंग आएगा इस फॉर्मूले से, म्यू इज इक्वल टू m/L। अब आपको मास पूछा है, म्यू गिवन है, तो कहीं से अगर हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे इस स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सुनिए। आपको क्वेश्चन में 2 फ्रीक्वेंसी गिवन है, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आप क्या करिए, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ऐसा वर्डिंग्स मिलेगा, कैसा वर्डिंग कि वन ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसीज इतना एंड नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसीज इतना, तो आप क्या करिए, ऐसे आप स्टेप फॉलो करिएगा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। कौन सा स्टेप है? आप दोनों फ्रीक्वेंसी का रेशियो लीजिएगा सिंपल रेशियो में, तो 5:6 आएगा, यानी कि 5th हार्मोनिक होगा, ये 6th हार्मोनिक होगा, क्योंकि सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी है। सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी कैसा होता है? हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होता है। तो रेशियो आया 5:6, इसका मतलब ये 5th हार्मोनिक है, ये 6th हार्मोनिक है। तो आपको वैल्यू मिल गया कि 5th हार्मोनिक का वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का 375 हर्ट्ज। डन। 5th हार्मोनिक मतलब नंबर ऑफ लूप कितने होंगे? 5। जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का होता है P/2L √T/μ। P हो गया नंबर ऑफ लूप। हार्मोनिक 5 है, नंबर ऑफ लूप 5 होगा, तो यहां 5 रखेंगे। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 375 रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमने यूज किया है। टेंशन आपको गिवन है, म्यू आपको गिवन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा। लेंथ यहां से आ गया 2 सेंटीमीटर, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपके पास मास आ जाएगा। कुछ और फॉर्मूला जो हम वापस से रिवाइज करते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा है। क्या है फॉर्मूला? कि 2 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी का रेशियो नंबर ऑफ हार्मोनिक देगा, यानी कि अगर 2 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी है उसका रेशियो लीजिए तो वो आपको नंबर ऑफ हार्मोनिक देगा, जैसे अभी हम करके आए।
और मैंने आपको बताया था कि जितने हार्मोनिक होंगे उतने ही एंटी नोड होंगे, उतने ही लूप होंगे। और जैसे ही आपको लूप का नंबर मिला, जनरल फॉर्मूला यूज करके आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर हार्मोनिक और ओवरटोन में रिलेशन पूछा जाए तो हार्मोनिक होता है ओवरटोन +1। डन। और नंबर ऑफ ओवरटोन अगर m है तो एंटी नोड का वैल्यू होगा m+1 और नोड होगा m+2। और मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग, उसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? √T/μ, म्यू को चेंज कर सकते हैं πr²ρ, यहाँ रो डेंसिटी है। वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं √स्ट्रेस/डेंसिटी। वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन/डेंसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव को लिख सकते हैं √यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू अल्फा। अल्फा क्या है? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ मेटल, जो आपको क्वेश्चन में देता है। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, और रो क्या है? डेंसिटी। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, पहले क्वेश्चन आपको रीड करना है वीडियो पॉज करके। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक स्टील वायर है जिसका लेंथ इतना है, मास इतना है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, और इसको फिक्स करते हैं दोनों एंड पे। और बोला है कि इसका जो टेम्परेचर है इट इज लोअर्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका मतलब आपको डेल्टा थीटा का वैल्यू गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। यानी जो टेम्परेचर ऑफ वायर इज लोअर्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब डेल्टा थीटा का वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको बताना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, अल्फा गिवन है, जो मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट में बोल रहा था कि अल्फा आपको देगा क्वेश्चन में। अब याद रखिएगा यहां से दो कॉन्सेप्ट। देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होता है N/मीटर²। तो अगर आपसे इसका ये पूछ ले डायमेंशन बताओ, तो आप अगर यूनिट याद रखते हैं तो ये फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स का डायमेंशन डालिएगा, फिर मास का डायमेंशन डालिएगा, आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन आ जाएगा। तो आप यूनिट याद रखिएगा। सिमिलरली अल्फा का यूनिट याद रखिएगा। अब देखिए जनरल फॉर्मूला, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कब आता था? जब आप एक लूप की बात करते थे तभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता था। फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला होता है P/2L√T/μ। अब ये वेलोसिटी ऑफ वेव अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, टेम्परेचर गामा अल्फा के फॉर्म में ये आता है, और आपको P के जगह पे 1 लेना है क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो फॉर्मूला आपके पास ऐसा डिजाइन होके आएगा। यहां पे आपको क्या रखना है? लेंथ 1 मीटर। डेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करिएगा? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। आपको एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, मास गिवन है, डेंसिटी आएगा। यहाँ डेंसिटी पुट करिएगा, इन दोनों का वैल्यू गिवन है, डेल्टा थीटा आपको गिवन है, आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा 11 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि दो आपके पास आइडेंटिकल वायर हैं। आइडेंटिकल वायर कहने का मतलब कि इनका म्यू सेम हो गया, यस और नो? क्योंकि म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, आइडेंटिकल वायर है तो म्यू सेम हो गया। और आपको बोला है इनमें टेंशन भी सेम है और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। तो आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन ऑफ फर्स्ट वायर विल गिव 5 बीट पर सेकेंड। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आपके पास जो जनरल फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का वो होता है P/2L√T/μ। फंडामेंटल की बात करता है तो P के जगह पे 1 लेंगे, म्यू आपके पास कांस्टेंट है, सेम वायर है तो L कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से देखिए फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, तो √T को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा तो कम परसेंटेज में चेंज है, परसेंटेज है जो चेंज इन परसेंटेज है वो लेस देन 5% है। तो इसको हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, डेल्टा n/n, हाफ आगे आएगा डेल्टा T/T। अब आपको बोला है कि कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज हो टेंशन में ताकि जो बीट पर सेकेंड है, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा एन वो 5 बीट पर सेकेंड है। तो डेल्टा एन की जगह पे 5 डालेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको 500 हर्ट्ज गिवन है। आपको क्या निकालना है? डेल्टा T/T, व्हाट फ्रैक्शनल इंक्रीज, तो डेल्टा T/T ही निकालना है। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वो वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है परसेंटेज चेंज इन टेंशन निकालना है। व्हाट शुड बी द परसेंटेज चेंज इन टेंशन ऑफ सोनोमीटर वायर so that it vibrates with frequency which is octave of initial। ये जो वर्डिंग्स होते हैं octave of initial, octave ऐसे मैथ में बोलते हैं 8 टाइम्स, लेकिन साउंड वेव में ऑक्टेव, साउंड और म्यूजिक में ऑक्टेव का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ इनिशियल। तो अगर आपसे बोला ऑक्टेव तो ऑक्टेव का मतलब होता है डबल ऑफ इनिशियल।
तो आपको बोला है वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी विच इज ऑक्टेव ऑफ इनिशियल, यानी कि अगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी को हम एन लेते हैं तो जो फाइनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपके पास वो ट्वाइस ऑफ एन हो जाएगा। तो आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन टेंशन, तो यहां देखिए जो परसेंटेज इंक्रीज है वो दुगुना है, इट इज मोर देन 5%। तो यहां पे वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहां पे हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो आपको फाइनल टेंशन निकालना पड़ेगा, इनिशियल टेंशन निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है पी अपॉन 2l रूट अंडर टी अपॉन म्यू। डन। अच्छा आप ध्यान से सुनिए, फंडामेंटल की बात कर रहा है तो यहां पे पी के जगह पे बोल लेंगे, वायर सेम है तो लेंथ सेम होगा, म्यू सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो यहां से रेशियो लेंगे, n1 n पता है, n2 2n हो गया, इनिशियल टेंशन टी होगा, फाइनल टेंशन निकालना है तो T2 आ गया 4T। तो इनिशियल टेंशन T, फाइनल टेंशन 4T, वैल्यू रखेंगे, आपके पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि सोनोमीटर वायर का टेंशन हमने इंक्रीज कर दिया, ट्वाइस कर दिया, डायमीटर हमने ट्वाइस कर दिया, जो डेंसिटी है वो हमने हाफ कर दिया। तो आपको बताना है न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला पी अपॉन 2l रूट अंडर, अलग अलग यहां पे होगा वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, अभी हम यूज कर रहे हैं टी अपॉन पाई आर स्क्वायर रो। अब आप ध्यान से सुनिए, फंडामेंटल की बात कर रहा है तो पी इक्वल टू 1 लेंगे। डन। अब देखिए क्या क्या आपको बोला, टेंशन को ट्वाइस कर दिए, जो डायमीटर है उसको भी ट्वाइस कर दिए। तो डायमीटर को क्या लिखते हैं रेडियस के टर्म्स में, डायमीटर को लिखते हैं r/2, यानी कि जो डायमीटर का प्रोसेस है वही रेडियस का प्रोसेस है। तो रेडियस को भी हमने ट्वाइस कर दिया तो 2r का होल स्क्वायर। डेंसिटी को हमने हाफ कर दिया तो यहां डेंसिटी रखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां पे 2 इंटू 2 आता क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो देखिए जो फाइनल फ्रीक्वेंसी आया वो इनिशियल के इक्वल ही तो आया, यानी कि फाइनल जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा वो इनिशियल के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो वायर हैं आपके पास सोनोमीटर में, उसका टेंशन का रेशियो, लेंथ का रेशियो, उसका डायमीटर का रेशियो और उसका डेंसिटी का रेशियो आपको गिवन है। डन। आपको बोला है कि नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है 360 हर्ट्ज। तो बताइए बीट फ्रीक्वेंसी पूछा है आपसे, आपसे क्या पूछा, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी होता है n2 माइनस n1, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी का सब्सट्रैक्शन आपको बीट फ्रीक्वेंसी देता है। तो हायर फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन है, पर जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन 2l रूट अंडर T अपॉन म्यू। ये तो वेलोसिटी ऑफ वेव है तो अलग अलग वैल्यू यूज करते हैं, यहाँ टेंशन, लेंथ, डेंसिटी डायमीटर यूज है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो P के जगह पे 1 लेंगे। रेशियो लीजिए आप, रेशियो लीजिएगा तो ये इनवर्स है तो L2 अपॉन L1, ये डायरेक्टली है तो T1 अपॉन T2, ये इनवर्स है तो R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ये भी इनवर्स है तो सबका वैल्यू पुट करिएगा। तो आपके पास देखिए n2 360 है, n1 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए 10 आएगा तो बीट फ्रीक्वेंसी 10 बीट पर सेकेंड। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट गिवन है और दोनों पार्ट को मर्ज करके गिवन है। तो आइए दोनों पार्ट को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला कि एक सोनोमीटर वायर का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको n से बोलते हैं उसको इंक्रीज करते हैं बाय 6 हर्ट्ज। तो ऐसे वर्डिंग्स अगर आपको क्वेश्चन में मिलते हैं बाय, तो आप क्या करिएगा, इनिशियल का प्लस करिएगा। अगर होता इंक्रीज टू 6 हर्ट्ज तो फाइनली हम 6 हर्ट्ज ही लेते, लेकिन बाय यूज है तो जो फाइनल फ्रीक्वेंसी होगा फंडामेंटल वो n+6 होगा, इनिशियल का n+6। फिर आपको क्वेश्चन में बोला है कि टेंशन अगर इनिशियल टी है तो उसको इंक्रीज्ड बाय 44%, यानी कि अगर इनिशियल टेंशन टी है तो फाइनल हो जाएगा t प्लस 44%, यानी 44/100, यानी t फाइनल आ जाएगा 1.44t और n फाइनल आ गया n+6। इतना समझ में आया। तो इस डाटा से पहले आप देखिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसे तो जनरल फॉर्मूला होता है P अपॉन 2l रूट अंडर T अपॉन म्यू, लेकिन P के जगह पे 1 लेंगे क्योंकि फंडामेंटल बोला है। तो अब देखिए यहाँ पे n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T,
क्योंकि वायर सेम है तो लेंथ और म्यू सेम होगा, तो एन इज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। रेशियो लेंगे, n1 आपके पास n है, n2 n+6 है, t1 और t2 दोनों का वैल्यू गिवन है, तो आपके पास देखिए यहाँ पे t से t कैंसल, तो यहाँ से n आ जाएगा 30 हर्ट्ज, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये जो पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो आ गया 30 हर्ट्ज। डन। फिर आगे क्वेश्चन में बोलिए, फिर आपको बोला फाइंड द चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का चेंज पूछा है, एक निकला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहले नहीं गिवन था, अभी हम निकाले हैं, और दूसरा निकालना है तभी तो उसमें चेंज निकालेंगे। तो दूसरा निकालने के लिए आपके पास गिवन है व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20% कीपिंग द ओरिजिनल टेंशन इन द वायर सेम। तो लेंथ अब इंक्रीज कर दिया 20%। अगर इनिशियल लेंथ हम L मानते हैं तो L फाइनल हो जाएगा L प्लस 20%, यानी 20/100 इंटू L। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा L प्लस L/5। तो ये कितना आ गया 6/5L, यानी कि 1.2L, यानी L फाइनल आ गया L, और टेंशन सेम रखा है, तो यहां से देखिए टेंशन सेम, म्यू सेम, तो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। रेशियो लेंगे तो आपके पास रेशियो लेने से N1 कितना है 30 हर्ट्ज, N2 कैलकुलेट करना है, इसका रेशियो हमें पता है, तो N2 आ जाएगा 25 हर्ट्ज। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, क्योंकि आपको चेंज पूछा है, तो चेंज 30 माइनस 25 5 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, दो वायर देता है, सोनोमीटर वायर बोल दीजिए, आपको बोलता है इसमें टेंशन और म्यू सेम है, बट अलग क्या है, इन दोनों का लेंथ। मान लीजिए एक का लेंथ है 95 सेंटीमीटर, एक का 100 सेंटीमीटर, और आपको बोला है कि दोनों वायर के पास हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी n हर्ट्ज है, अननोन फ्रीक्वेंसी है, और जब हम इन दोनों को वाइब्रेट करवाते हैं तो आपके पास बीट बनता है 4 बीट पर सेकेंड। इस वायर के साथ भी और इस वायर के साथ भी वाइब्रेट करवाते हैं तो 4 बीट पर सेकेंड बनता है। तो आपसे पूछा है ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी बताइए। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्वेश्चन में टी और म्यू सेम दे रखा है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, P/2L √T/म्यू। टी और म्यू सेम है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। डन। अगर इन दोनों मिलाकर के 4 बीट पर सेकेंड बनाता है, इसका फ्रीक्वेंसी n हर्ट्ज मानेंगे, तो या तो ये n+4 होगा या ये n-4 होगा, क्योंकि तभी इन दोनों का डिफरेंस 4 बीट पर सेकेंड आएगा। तो अब किसको n+4 लेंगे, किसको n-4 लेंगे, अब देखिए यहां से पता चलेगा, जिसका लेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, तो इसका देखिए लेंथ ज्यादा तो इसका फ्रीक्वेंसी कम, तो इसको n-4 लेंगे, और जिसका लेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए इसको n+4 लेंगे। तो ये आपको समझ में आया, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब ध्यान से सुनिए, अब टी और म्यू सेम है तो n फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो दोनों का रेशियो लीजिए, तो रेशियो लीजिएगा, n1 आ गया n+4, n2 आ गया n-4, और आपको दोनों का लेंथ गिवन है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 156 हर्ट्ज, जो कि ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है, पर इसमें एक कैच है। कैच क्या है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो 20 बीट बनाता है 12 सेकेंड में, और आपको याद हो तो बीट फ्रीक्वेंसी का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था वो क्या होता था कि 1 सेकेंड में कितना बीट बना रहा है उसको बुलाते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो अगर 12 सेकेंड में 20 बीट बना रहा है तो 1 सेकेंड में यूनिटरी मेथड से 20/12 यानी कि 5/3 बीट पर सेकेंड, यानी आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी आ गया 5/3 बीट पर सेकेंड। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी n हर्ट्ज है, अननोन है, इसको हम दो वायर के साथ वाइब्रेट करवाते हैं। दोनों वायर का या तो टेंशन 100 न्यूटन हो सकता है या 144 न्यूटन हो सकता है, क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज है। तो आपसे पूछा है दोनों वायर के साथ ये सेम बीट पर सेकंड बनाता है, तो आपसे पूछा है कि इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी बताइए। अब ध्यान से सुनिए, दो वायर है और दोनों में आपको टेंशन गिवन है। इसका टेंशन गिवन है 100 न्यूटन, इसका टेंशन गिवन है 144 न्यूटन। पर अब देखिए, जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को इस वायर के साथ वाइब्रेट करवाइएगा तो आपके पास बनता है 5/3 बीट पर सेकेंड। तो इसका अगर n फ्रीक्वेंसी है
तो इसका क्या होना चाहिए, या तो n+5/3 या n-5/3, तभी तो डिफरेंस आएगा 5/3 बीट पर सेकेंड। तो अब किसका n+5/3 होगा, किसका n-5/3 होगा, वो हमें पता करना है। तो आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है ये। अब ध्यान से सुनिए, वायर का लेंथ और म्यू सेम है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी जिसका टेंशन ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो बताइए इन दोनों में किसका टेंशन ज्यादा, इसका, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी n+5/3 लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, डन। और इसका n-5/3। अब आप इस दोनों का रेशियो लीजिए, आपके पास दोनों टेंशन पता है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो पता है, तो आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा।